रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक ऐसी सरफेस के लिए जो कि किसी चार्ज को इनक्लोज किए हुए है। अब हम इसमें जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है। स्फीयर का रेडियस r है और हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q है जो कि इस स्फीयर के सेंटर में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है इसको n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा और इन n स्मॉल पैचेस का जो एरिया है वो होगा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN, अगर आपने इनको n पैचेस में डिवाइड किया है। अब अगर n जो है यानी नंबर ऑफ पैचेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपका हर पैच एक फ्लैट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा जो कि स्फीयर के केस में पहले कर्व्ड एलिमेंट था। अब अगर आप इनके कॉरिस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज देखना चाहें तो वो आएंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN वेक्टर एरियाज। वेक्टर एरियाज के बारे में आप जानते हैं कि ये एरिया के नॉर्मली डायरेक्ट करते हैं यानी नॉर्मल टू द एरिया होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देख लेते हैं। इन वेक्टर एरियाज के सेंटर में अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखी जाए तो A1 एरिया की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 होगी। इसी तरह डेल्टा A2 एरिया की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 होगी। इसी तरह डेल्टा A3 एरिया की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E3 होगी एंड सो ऑन AN एरिया की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी EN होगी। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एरिया की या फर्स्ट पैच की इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पैच 1 अगर आप देखें तो ये होगा phi1 E1 डॉट डेल्टा A1, जिसमें phi1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पैच 1 है, E1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू पैच 1 है और डेल्टा A1 वेक्टर एरिया ऑफ पैच 1 है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं। इसी तरह वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी आपने प्रीवियस फिगर में देखी कि वो भी रेडियली आउटवर्ड थी या नॉर्मल टू द पैच थी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे थीटा को आप ले लेंगे 0 और यहाँ पे E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ 0 ले लेंगे। कॉज ऑफ 0 के बारे में आप जानते हैं कि हमेशा 1 के बराबर होता है, तो आपके पास phi1 यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पैच 1 जो है वो E1 डेल्टा A1 आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो हर एलिमेंट के लिए सेम होगा क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स सेंटर ऑफ द स्फीयर से इक्विडिस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप कह सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड, ये बराबर है E3 के मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन, ये EN के मैग्नीट्यूड के बराबर है। जबकि E के बारे में आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर होता है, तो ये आप इसकी वैल्यू ले लेंगे। और अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्लोज सरफेस में आप तमाम पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अलग अलग निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स आपके पास phi1 यानी फर्स्ट पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस phi2 यानी सेकेंड पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस phi3 यानी थर्ड पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सो ऑन phi_n यानी nth पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। phi1 हमने कैलकुलेट किया है, सिमिलरली आप phi2 भी कैलकुलेट करेंगे, phi3 भी और phi_n भी। इसमें आपको पता है कि E और डेल्टा A सेम डायरेक्शन में है जैसे कि आपको पहले बताया गया है, तो आपके पास थीटा 0 आ जाएगा और कॉज ऑफ 0 1 आ जाएगा। तो आप इसे E1 डॉट डेल्टा A1 की जगह लिख सकते हैं E1 डेल्टा A1। इसी तरह E2 डॉट डेल्टा A2 की जगह आप लिख सकते हैं E2 डेल्टा A2, यानी आप डॉट हटा सकते हैं क्योंकि कॉज ऑफ 0 आपके पास
1 आ गया। अब क्योंकि आपने पीछे देखा था कि मैग्नीट्यूड जो था वो E1, E2 के, E3 के और En के बराबर था, तो आप यहाँ पे सिंपली E1, E2, E3 और सो ऑन En को आप E के बराबर यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को सेम ले सकते हैं और फिर इसको आप कॉमन ले सकते हैं E को। तो अंदर जो आपके पास रह जाएगा वो होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN। और ये आपके पास तमाम जो एरियाज़ हैं ये मिलके टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बनाएंगे। और आपको पता है एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 4πr² के बराबर होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अभी मैंने आपको बताया कि 1/4πε0 Q/r² के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, यहाँ से आपका 4π से कैंसिल हो जाएगा और r² से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस होगा वो φE = Q/ε0 होगा। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि आपका फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो है वो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज्ड पे यानी Q पे और मीडियम पे यानी ε0 पे। जैसा कि आपने देखा कि φE आपके पास Q/ε0 के बराबर आया है। और शेप का जो है यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी शेप के लिए ये डिपेंड नहीं करता। तो इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप कोई और सरफेस, किसी और रैंडम शेप की सरफेस जो है वो ले सकते हैं जो कि सेम स्फेयर और सेम चार्ज को जो है वो इनक्लोज किए हुए है। तो इसके लिए भी जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका सेम होगा। ये हमें बताता है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है, यानी शेप पे डिपेंड नहीं करता।